नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या YouTube चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत सिद्धार्थ सर आहेत। तर सिद्धार्थ सरांची ओळख करून देतो। सिद्धार्थ सर केमिस्ट्रीचे खूप मोठे प्राध्यापक आहेत। सायन्स वरती त्यांनी खूप मोठं काम केलेलं आहे। जवळपास 10 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून सर 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी कॉलेज लेवलच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतात आणि कॉलेजमध्ये सुद्धा शिकवतात आणि खूप साऱ्या वेगवेगळ्या क्लासेसमध्ये सरांना बोलवलं जातं वेगवेगळ्या शहरांमध्ये। तर सरांचं सायन्सचं विज्ञानाचं नॉलेज खूप जास्त आहे। आजची चर्चा ॲक्च्युअली हिंदीमध्ये मधून होईल, कारण सर इंग्लिश मीडियमच्या आणि सेमी इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतात, परंतु आपल्यासाठी खूप चांगली टिप्स म्हणजे विज्ञानचा पेपर कसा लिहायचा, सायन्समध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट नेमका कुठला असतो, सायन्समधले न्यूमरिकल्स म्हणजे जी गणितं कशी सोडवायची असतात, सायन्सची प्रश्नांची उत्तरं कशी लक्षात ठेवायची, या सगळ्या मुद्द्यांवरती आज चर्चा होईल। आणि त्याचबरोबर सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे सरांचा ऑलरेडी एक यूट्यूब चॅनल आहे। सर चॅनलचं नाव काय आपलं? सर माझ्या चॅनलचं नाव आहे एंटरटेनमेंट पोर्टल। ओके, सरांच्या चॅनलचं नाव आहे एंटरटेनमेंट पोर्टल। आतापर्यंत सरांनी एंटरटेनमेंट रिलेटेड वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज अपलोड केलेले आहे, परंतु आता लवकरच सर त्या चॅनलवरती सायन्सच्या खास 10वीच्या आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी सायन्सचा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे। त्यामुळे हा चॅनल सबस्क्राइब करा। या चॅनलची लिंक मी सरांच्या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो। तुम्हाला पेपरच्या अनुषंगाने खूप इम्पॉर्टंट हा चॅनल ठरेल। आणि त्याचबरोबर येत्या काळामध्ये तुम्ही जर 11th ॲडमिशन घेणार असाल, सायन्सला जाणार असाल, तर 11, 12 सायन्स आणि JEE नेट यांसारख्या परीक्षांसाठी सुद्धा सर गायडन्स व्हिडिओ ते आपल्या सरांच्या यूट्यूब चॅनलवरती असतील। त्याची लिंक व्हिडिओच्या खाली नक्कीच जा तुम्ही आजची चर्चा झाल्यानंतर। तर सर पहिला माझा प्रश्न तुम्हाला असा है कि ऐसा मुझे मेरा सवाल है कि साइंस जो चैप्टर रहते हैं उसके कुछ क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते हैं जब, तो वो लर्न नहीं होते, बच्चों के ध्यान में नहीं आते, तो उसको ठीक तरह से कैसे ध्यान में रखे साइंस के क्वेश्चन। ये बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन आया है बच्चों के पास से, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जी सर, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चों का जो माइंडसेट है वो क्लियर नहीं है। सबसे पहले उनको समाज ने ये बता दिया गया है कि साइंस बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, जैसा बिल्कुल नहीं है। साइंस बहुत ही पैटर्न के हिसाब से चलता है। पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं। मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ, मार्क्स स्कीम बताता हूँ, लर्न कैसे करना वो बता देता हूँ। पहले होता है जो पहला प्रश्न है वो होता है 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव, जिसे हम MCQ कहते हैं। उसके नीचे जो आते हैं और ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर कोरिलेशन हो जाता है, मैच द फॉलोइंग हो जाता है, ट्रू और फॉल्स हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है। ये आपको और मुझे दोनों को ही पता है और विद्यार्थी को भी पता है कि बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें हैं। आपको डायरेक्टली जाके पीछे से टेक्स्ट बुक के पीछे से लर्न करना है। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से छोटी छोटी लाइन जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि कैपिटल G का वैल्यू क्या है, स्मॉल g का वैल्यू क्या है, कैटेनेशन क्या होता है, ये ऐसे चीज़ों के ऊपर आपको पढ़ना है। तो ये करते ही आपको सीधा सीधा 10 मार्क मिल गए। अब जो पढ़ने वाला होता है वो आप समझिए, वो होता है गिव रीजन होता है, आंसर द फॉलोइंग होता है, और जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपके पास आता है 5 मार्क का प्रश्न। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो पढ़ते समय सबसे पहले आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि दिन के अंदर आपको एक ही काम करना है, तो वो एक ही काम करने के लिए आपका दिमाग वहाँ पे पूरा फोकस्ड हो जाता है। तो आप घाई ना करिए। जिस दिन आप गिव रीजन पढ़ेंगे तो पूरी गिव रीजन ही पढ़िए। गिव रीजन जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए कि आपके पास 10 चैप्टर में अगर शायद 40 अगर आपके पास है गिव रीजन, तो आपको भी पता है कि 40 के 40 एक दिन में नहीं होने वाले, क्योंकि जो इंसान जो दिमाग इस्तेमाल करता है वो एट अ टाइम 45 मिनट्स तक ही कर सकता है। 40 से 50 मिनट तक आपको पढ़ना होता है, फिर आपको गैप लेना होता है, फिर आपको पढ़ना होता है, फिर आपको गैप लेना होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन। और लिख के जो अगर करते हैं उनके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप लिख के करते हो तो आपके जितने सेंसेस है पूरे आपके पास फोकस है लिखने पे। आप देख वहाँ पे रहे हो, आप लिख वहाँ पे रहे हो, आपका दिमाग वहीं पे चल रहा है, तो आप अनफोकस नहीं हो सकते। राइट। तो आप ले लीजिए कोई भी एक प्रश्न, जैसे आपको लगता है 45 मिनट्स के अंदर अमूमन 4 प्रश्न तो होने चाहिए। तो सबसे पहले आप कर लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए। लर्न करने का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, रिपीटेशन पैटर्न होता है। रिपीटेशन में आपको क्या करना है, आपको पूरे प्रश्न पे ध्यान ही नहीं देना है। जैसे कि अगर आपको आपके मम्मी ने खाने के लिए बिठाया है तो आप पूरे खाने पे ध्यान नहीं देते हो, आप एक बाइट लोगे, एक निवाला लेने वाले हो, उस पर आपको फोकस करना है। तो वैसे ही पूरे गिव रीजन को नहीं देखना है, उसका पहले पॉइंट पे फोकस रखना है। वो पहले ही पॉइंट को आप 4 से 5 बार गुनगुनाएं, आप उसको लर्न करने की कोशिश करिए। जैसे ही आपको लगता है कि पहला पॉइंट हुआ तो आप दूसरे पे जाइए, दूसरा कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे करने के लिए 5 मिनट लगने वाला है। बराबर। जैसे ही आपका ये हो जाए, क्योंकि मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बोर्ड्स के अंदर होते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर में चेक करता हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो 2 मार्क्स के प्रश्न लिखते हैं उन्हें 2 नहीं मिलते, उन्हें मिलते हैं 1 या 1.5। तो ये जो आपने लर्न किया है, एक ब्लैंक पेज लिखिए, पूरा उसको लिखने की कोशिश कीजिए।
अब इससे आपकी बढ़ती है रिकॉलिंग पावर। पहले मैंने आपको बताया है रिपीटेशन पैटर्न, बार बार कोई भी चीज रिपीट करते हो तो आपको याद रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपने वहां पे एक बैनर देखा है, अगर कोई भी एक शॉप का नाम है, वो बैनर आपने एक ही बार देखा है तो आपको याद नहीं रहेगा। बट उसी रास्ते से अगर आप 10 बार जाओगे तो आपको याद रहेगा। तो वो एक बार पूरा जो आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, एक बार आप बिना देखे लिख लीजिए। अब खुद का टीचर खुद ही बनिए। जो आपके पास डाइजेस्ट में क्वेश्चन आंसर थे और आपने जो लिखा है वो दोनों को मैच कीजिए। इससे बढ़ेगा आपका परफेक्शन। मैच करते हैं आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि आपको ये लगता था कि अगर आपने लिख दिया है तो आपको मिलेंगे आउट ऑफ मार्क्स, जो कि अब नहीं होने वाला। दोनों ही केस के अंदर आप देखोगे, जो डाइजेस्ट का था और जो आपने लिखा हुआ है, उसमें कम से कम 2 से 3 शब्दों का हेरफेर होगा, वो आपके मार्क्स काटने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, फिर से वो जो लिखा हुआ है बाजू में रखकर फिर से गिव रीजन को फिर से एक बार गुनगुनाना है। पहला जो लाइन था, दूसरा जो लाइन था, पढ़ लीजिए। इस बार गलती पे ध्यान दीजिए, अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब दूसरी बार आपको लिखने की कोशिश करिए। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो 10 साल से मैंने ये बहुत बच्चों को रिकमेंड किया है। अगर ये 2 बार बच्चा लिख ले तो सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम में जो 2 में से 2 मिलेंगे और बच्चा भूलेगा नहीं, क्योंकि अब उसको लिखने दिया गया है, उसने लर्न भी किया है, दोनों साइड से उसके दिमाग में बैठ चुका है। ये होता है लर्निंग का प्रॉब्लम। जी सर। यस यस, खूप छान पद्धतीने सर बहुत अच्छा बताया कि लर्न करते समय हमें पूरा जो बड़ा क्वेश्चन है उसके पास नाही, उसको नाही देखना, उसके छोटे छोटे पार्ट करणे है। तर छोटे छोटे मुद्दे आपण केले पाहिजेत, मोठ्या प्रश्नाचे छोटे छोटे तुकडे करून आपण त्या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं पाहिजे। तर खूप चांगली गोष्ट सांगितली। सर से इजाजत लेके एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब आपके घर में कलर मारने के लिए कोई इंसान आता होगा तो वो एक ही बार कलर मार के नहीं चला जाता। राइट, वो एक बार कलर मारता है, फिर वो रुकता है, फिर वो सूखने देता है, फिर एक बार कलर मारता है, फिर वो रुकता है, फिर एक बार कलर मारता है, तब वो ये जो कलर है पूरा बैठ जाता है। क्या बात। तो इसी प्रकार से आपके दिमाग के अंदर भी चीजें हैं। आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे प्रश्न पूछते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो चीज तुमने बार बार नहीं की है। राइट। अगर आप कोई भी चीज बार बार करते हो, जैसे कि पहले आपने इंस्टाग्राम चलाना सीखा था, फेसबुक आपने सीखा था, पहले ही बार में आपको नहीं आया। राइट। अगर आपको मैं आपसे बताना चाहूँगा सर, आपको अगर याद होगा तो हम उस जनरेशन के हैं जहाँ पे मोबाइल वो बटन वाला हुआ करता था। अभी मोबाइल आपके पास स्मार्ट हो गए हैं। तो पहले जब हम लोग इस्तेमाल करते थे हमको दिक्कत होती थी मैसेज टाइप करने में, लेकिन अब नहीं होती है। क्यों? प्रैक्टिस। सो इसका बेस है प्रैक्टिस। जितने बार आप प्रश्न को बार बार करेंगे, और मैं तो आपको ये भी बताऊंगा कि दिन भर में आपने 10 प्रश्न किए हैं तो दिन के आखिरी घंटे में अगर आप वो 10 प्रश्नों को फिर से रिपीट करेंगे तो ये बेहतरीन होगा, और दूसरे दिन की शुरुआत में फिर से रिपीट करेंगे तो ये और बेहतरीन होगा। क्या बात है, अच्छा हो सकता है। जबरदस्त। और दूसरी चीज़ है कि एक तो जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, कुछ मतलब मैथमेटिकल जो क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स म्हणजे शाब्दिक गणित आपण ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत सारे बच्चों को अड़चन आती है। तो उसके ऊपर क्या आप कह सकते हैं? जी, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गिव रीजन 10वीं के सारे चैप्टर में नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल कुछ चैप्टर में है, जैसे कि ग्रेविटेशन, और जो नॉलेज है उसके हिसाब से ग्रेविटेशन में से एक न्यूमेरिकल आता है। ओके। हीट में है, रिफ्लेक्शन में है, आपके पास स्पेस मिशन में है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट में। ओके। तो 5 में अगर कुल मिला के आप 4 भी पकड़ते हैं तो हो जाते हैं 16। सॉल्व एग्जाम्पल पकड़ते हैं तो हो जाते हैं 30। बाहर का तो वो नहीं पूछ सकते। कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर हमें प्रश्न जो है बाहर से पूछा गया था। ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन्होंने वही प्रश्न दिया है, डिजिट चेंज किया है। ओके। राइट। एक समय ऐसा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है ऐसा होगा कि आशीष की उम्र है 40। ओके। लेकिन उन्होंने बस 40 चेंज कर दिया है और आशीष का नाम चेंज कर दिया है। अब आशीष के जगह पे आ गया मुकेश, 40 के जगह पे आ गया 20। ओके। फॉर्मूला तो सेम ही रहा, गिवन तो सेम ही रहा। तो हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल जो हर किसी को प्रॉब्लम है, तो उससे समझाने से बेटर है कि मैं आपके बोर्ड पे आपको एक न्यूमेरिकल करके ही बता देता हूं, तो सारे ही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो के एंड में सर हमें एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सिखा के देंगे, तो बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच इसके लिए। गुड। तो और भी एक चीज़ है कि देखिए साइंस में जो बड़े जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सॉल्व करते समय कभी कभी मार्क्स कट भी सकते हैं, आउट ऑफ 5 नहीं मिलते बहुत सारे बच्चों को। तो वहाँ आउट ऑफ 5 लाने के लिए और उस तरह के 5 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए हमने कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? किस तरह के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना चाहिए? सबसे चीज़ें पहले तो मैं आपको कुछ बड़े चैप्टर के और उसके जो इंपॉर्टेंट के नाम दे देता हूँ।
उसके बाद में सहूलियत ये होगी कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंस ही दे देता हूँ। राइट। सारे इंपॉर्टेंस मैं आपको दे दूंगा, आप बच्चों से शेयर कर दीजिएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से जब भी मैंने 80 मार्क का अगर आपको दिया है साइंस में, साइंस 2 एक्चुअली, तो उसमें से लगभग 70 से ज़्यादा आता है। और इस बार भी आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ। जैसे कि पहले चैप्टर में होता है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डेरिवेशन है। तो वो डेरिवेशन को लिख के आपको करना होगा, क्योंकि लर्निंग पार्ट है नहीं। जो आपके पास स्टेप्स एज इट इज 2 से 3 बार लिखिए, हो जाएगा। आपके पास दूसरे चैप्टर में आता है मेरिट्स और डीमेरिट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं डीमेरिट्स के। तो मेरिट्स और डीमेरिट जो आपके पास 3 पॉइंट है, उसको आप सरल समझ लीजिए। जब भी आप ऐसे जगह फंस जाते हैं जहां पे आपको बहुत बड़ा प्रश्न है, तो उस प्रश्न के टाइम पे आपको उसको समझना होता है। जैसे कि सार होता है, ठीक है। तो सार कैसे हो जाता है, वो पॉइंट को पढ़िए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो पॉइंट किसके ऊपर है। जैसे कि अगर इस पॉइंट की शुरुआत होती है हाइड्रोजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन के ऊपर चीजें बताई गई है पूरा, तो वो पॉइंट को समझना है और याद आपको बस हाइड्रोजन रखना है। जैसे कि एग्जांपल के तहत समझाता हूं, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कार्बन पढ़ा होगा, कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो उसके अंदर काफी सारे आपके पास प्रॉपर्टी थे, यूजेस थे। अगर कार्बन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है जो कि अभी कार्बन कंपाउंड्स में भी है, तो आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है। आपने कैटेनेशन का डेफिनेशन याद नहीं रखना है, कैटेनेशन याद रखना है, आपको आता है वो। तो अगर आप लेकर जा, आप खुद सोचिए, अगर आप जंग में जा रहे हैं और जंग में जाते समय आप यहाँ पे थैली भर भर कर, अगर आपके पास बहुत पिस्तौल होंगे तो लेकर ही नहीं जा पाओगे, तो आप मारने किसको वाले हो। वैसे ही एग्जाम के अंदर इतना आपको दिमाग में स्टफ करके भर के नहीं जाना है, उसके शॉर्टकट्स आपको निकालने हैं। कैटेनेशन याद रख लिया, पूरा पॉइंट यहाँ पे याद आ जाएगा। दूसरा, होमोलोगस सीरीज याद रख लिया, पॉइंट याद आ जाएगा। आइसोमेरिज्म याद रख लिया, पॉइंट याद आ जाएगा। कार्बन का किससे डिनोट करते हैं, कार्बन को C से, हो गया। बॉन्ड कितने बन सकते हैं, 4, हो गया। तो अब आप सोचिए, अब आप पहले जो पूरे 5 से 6 पॉइंट पढ़ रहे थे, अब 5 से 6 पॉइंट पढ़ने ही नहीं है। अभी आपको बस क्या करना है, एक वर्ड याद रखना है, क्योंकि अगर वो वर्ड याद है तो आप उसके आगे के आपको महत्व चीजें पता है क्या लिखनी है। और इसी चीज को आप 2 से 3 बार अगर आप लिख के करते हैं तो ये बहुत ही आपको फायदेमंद रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। और तीसरे प्रश्न के अंदर आपके पास जो 8 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3-3 मार्क्स के होते हैं, और वो आपके पास हो जाते हैं 15 मार्क्स। वो आपके लिए स्कोरिंग होता है। उसके अंदर रिएक्शंस भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, और बड़े प्रश्न भी हो सकते हैं। और चौथे प्रश्न में भी बड़े प्रश्न भी होते हैं। अगर आपके पास बड़ा प्रश्न है तो सारे बड़े प्रश्नों का आप लिस्ट बनाइए। जैसे कि मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड चैप्टर में है आपके पास न्यूलैंड, डॉबर्नियर आपके पास है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद में आपके पास मेरिट्स डीमेरिट्स है। तीसरे चैप्टर में आपके पास हो जाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो 4 टाइप के हैं। और उनको पूछने के तरीके भी बता देता हूं मैं। वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो आपको रिएक्शंस देंगे। रिएक्शंस के जरिए आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन है। 2 रिएक्टेंट है, एक बन के कंपाउंड आपके पास प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से उसके अंदर और एक प्रश्न आपके पास होगा जो कि आपके पास है कोरोजन और रैंसिडिटी। अमूमन अगर आपने चेक किया होगा तो ज्यादातर ये प्रश्न पिछले 5 साल में पूछे गए। आगे जैसे ही आप जाओगे आपके पास आएगा जनरेटर, आपके पास आ जाने वाला है मोटर। ये चीजों पे, सोलेनॉइड पे आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपके पास आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और आपके पास आता है हीट। उसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपके पास होप्स एपैरेटस। होप्स एपैरेटस को पूछने के तरीके आपको बताता हूं मैं। आपके पास एक डायग्राम होगा, मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब ये चल रहा होगा तो उससे पहले होप्स एपैरेटस का अगर वो पिक्चर दिखा देते हैं तो बच्चों को समझ में ज्यादा बेटर से हम ट्राई करेंगे वो जी सर पिक्चर दिखा। जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसी से बेटर हो जाएगा सर। तो उसके बाद में आपके पास वो हो सकता है होप्स एपैरेटस जो है उसके ऊपर प्रश्न, या ग्राफ दिया हुआ है उस पे प्रश्न, या एक पिक्चर दिया हुआ है होप्स एपैरेटस का कि वहां पे पानी है, ऊपर पानी जमा हुआ, नीचे मछली है, तो जिंदा कैसे है। प्रश्न घुमा के पूछा गया। ठीक है, तो उसको पढ़ना है। ऐसे ही काफी चैप्टर है, मैं आपको सर इंपॉर्टेंस दे दूंगा इस चीज को लेके। लेकिन और एक महत्वपूर्ण आपसे बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि
आप बच्चों को ये भी बताइएगा कि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है। क्या बात है। किस प्रकार से बोर्ड्स ने सवाल पूछा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हम कुछ वास्तविकता से सीख सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चरों को देखा होगा या ऐसे सीरियल को देखा होगा जहाँ पे क्राइम होता है। हाँ, क्राइम बहुत ही सरलता से हो गया। यहाँ पे कोई झगड़ा हो गया कि कोई इंसान आ गया है, उसने उसको मार दिया है और वहां पे वो खून को पोंछ के निकल गया। लेकिन यही सरलता से पुलिस नहीं खोज पाती है। बोर्ड्स जो है सेम क्वेश्चन को घुमा के देगा। इसलिए हमको क्या करना होगा, अगर हमको कातिल पता है, अगर कातिल ने 2 से 3 खून किया है तो हमें कातिल के पैटर्न को ढूंढना होगा कि ये किस प्रकार से खून करता है। तो अगर आपके पास बोर्ड्स है तो हमें बोर्ड्स के पैटर्न को खोजना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से भी कि आप पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चंस को देखिए। क्या आपको यह समझ में आएगा कि एक साल ये प्रश्न 4 मार्क के लिए था, दूसरे साल ये एमसीक्यू में था, राइट, तीसरे साल ये 2 मार्क्स के लिए था, फिर बाद में ये 3 मार्क्स के लिए था। क्या बात। तो पैटर्न को अगर समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। राइट जी सर। सो पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छी चीज़ और सरलता से सर हमें समझा रहे हैं। मेरा एक आखिर का सवाल है सर कि सर आपने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी आपने मतलब चेक किए हैं जी, तो उसमें बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, तो आपके नज़र से कौन सी गलतियां बच्चे रेगुलरली करते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखते समय, और उनको कैसे हम मतलब उसको हम ये कर सकते हैं कि डिसॉल्व कर सकते हैं कि जो गलतियां हो रही है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो हमने देखा है, मैं आपको वास्तविकता से कुछ एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। जैसे कि अगर ये पेपर हम नहीं चेक करेंगे, अगर ये पेपर हम दे देते हैं बच्चों को चेक करने के लिए, पहली बात आपको समझना होगा कि बेटा कि जो मॉडरेटर होता है उनको हजार पेपर आते हैं। 1000 पेपर उन्हें 10 से 15 दिन में चेक करना है, मतलब उनको करना है 100 से ज्यादा एक दिन में। अब ये बैठ के करने वाला काम है, बहुत ही बोरिंग वाला काम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप इंसान हैं, टीचर भी इंसान है। टीचर के घर में हो सकता है झगड़ा हुआ हो सकता कुछ सैड न्यूज़ आई हो, वो परेशान हो। तो अब मुझे बताइए कि अगर वो पेपर चेक कर रहे हैं तो 2 तरीके के पेपर आएंगे। एक होगा जो बहुत ही क्लीन लिखा होगा, नीट लिखा होगा, और एक लिखा होगा बहुत ही उलझा हुआ। आप खुद ही बता दीजिएगा कि दोनों ही पेपर के अंदर आपको किसको देख के अच्छा लगेगा। आपका सरल जवाब होगा कि जो नीट और क्लीन है उसको, क्योंकि जो उलझा हुआ है, राइटिंग अच्छी नहीं है, उसने ठीक से अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना नीट और क्लीन आप लिख सके उतना लिखिए। बिल्कुल बहकावे में मत आइए कि ज्यादा जो सप्लीमेंट लेता है वो बहुत ही अच्छा इंसान है या उसकी बहुत ही इज्जतें नहीं होती है, क्योंकि आप इरिटेट कर रहे हो टीचर को। 40 मार्क का पेपर है आपके पास, पहला प्रश्न आप निकालिए, वहां पे ABCD के अंदर आपको लिखना होगा MCQ। आपने लिख दिया, आपको वहां पे मार्क्स मिल गए। दूसरा पेज निकालिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 का B लिख लीजिएगा, एक छोटे छोटे आपके पास है, तुरंत आपको मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 का A जब निकालते हैं कि रीजन, अभी आपके पास कुछ चीजें बता देना चाहूंगा जो शायद आपको पहले भी पता होगी। आप खुद सोचिए, आपके पास 100 पेपर चेक करने हैं, तो जो बोर्ड वाला चेक कर रहा है वो प्रेशर में, उनको अगर हम चीजों को परोस के देंगे तो बेटर होगा। अब परोस के कैसे देंगे? आपने लिखा है 8 लाइन ड्यूरेशन के, लेकिन आपने उसको पॉइंट्स में नहीं लिखा है, आपने लिखा है पैराग्राफ में, तो टीचर को सारा पढ़ना होगा, वो इरिटेट होगा। तो उससे बेटर क्या हो जाता है कि अगर आप उन्हें पॉइंट वाइज लिखते हैं तो सरलता आ गई है। ज्यादा आप एक लाइन के अंदर ज्यादा वर्ड्स को नहीं लिखिए, कम को लिखिए, तो खुला हो गया है। अगर आपके पास राइटिंग अच्छी है तो ये चीज़ हो गई है, और उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो वर्ड्स को अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो आप खुद अभी इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपने पेपर खोला, एक तरफ आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आपको खोजना पड़ रहा है। खोजना पड़ रहा है। अगर खोजना पड़ रहा है तो और पड़ेगा, तो और अगर टीचर पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स रिड्यूस करेंगे, क्योंकि उसका रीजनिंग गलती उनको ज्यादा मिलेंगी। बराबर। तो अगर आप दूसरा पेपर ओपन करते हैं, वहां पे आपके पास बहुत ही अच्छे अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, पॉइंट के अंदर भी अंडरलाइन करके हाईलाइट किया हुआ है, तो अब हमने टीचरों को परोस के दिया है। क्या बात? क्योंकि डायरेक्टली वो पॉइंट से पूरा कनेक्शन बन जाएगा। तो वो पॉइंट अगर उन्होंने पढ़ लिया तो उनको पता है कि क्या है इसके अंदर।
ये पढ़ लिया तो ये मार्क्स कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जितना क्लीन लिखेंगे उतना अच्छा होगा। आप एक्स्ट्रास को आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी सर, जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आपने कही। अभी आखिरी जाते जाते हमारे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही आपके लिए कहना चाहूँगा कि बेटा आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन चीज़ है। कोई स्ट्रेस होने की, टेंशन होने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम पे सबसे पहले आप सोइए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे बेटा, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको एग्ज़ाम में पूरे फोकस नहीं हो सकते। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आपके लिए बेटर होगा। साइंस के अनुमान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीजिए, आपके लिए बेटर होगा। आपके डाइट में थोड़े दिनों के लिए चेंज लाइए, तब्दीली लाइए, क्योंकि ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे आपको ज़्यादा नींद भी नहीं आएगी, आपकी तबीयत भी आपकी नहीं बिगड़ेगी। दूसरी बात ये हो जाता है बेटा कि आप रात को जागना कम कीजिए। अगर आप रात को जाग के पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको जो देना है वो दिन में देना है। तीसरी बात ये होती है कि बोर्ड्स के अगर आप पेपर लाते हैं, बोर्ड्स के पेपर पे लिखना चालू कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो आपका है रिटन में है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। आप लर्न ओरली नहीं कर सकते। ये ऐसी ही बात हो गई कि आपका रनिंग रेस है लेकिन आप चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं, मुमकिन नहीं बेटा। अगर आप वहाँ पे जाके दौड़ने वाले हैं तो आपको दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। क्रिकेट का अगर गेम है तो आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो आपके पास खेला है या जो खेल है या जो गेम है, ये लिखने का है। तो बोर्ड्स के पेपर खरीदिए, उसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो अलग है, बोर्ड्स का पेपर बहुत ही अलग है। उसके ऊपर अगर आप लिखते हैं, और दूसरी आपको बात कहना चाहूँगा कि आप 5 से 6 पेन लेकर रख लीजिए। सारे ही पेन को आप थोड़ा थोड़ा चला लीजिए। उसका रीज़न ये होता है, आपके पास कुछ ऐसे घर में लोग होंगे जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको बहुत सारे पेन ला के देंगे। यह बहुत ही गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। साइकिल की रेस चल रही है, आपने एक साइकिल पे आपने 3 महीने प्रैक्टिस किया हुआ है। साइकिल रेस के जस्ट पहले अगर नई साइकिल आपको दे दी जाती है, पहले ये समझ लीजिए कि मानसिक तौर पे आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, ना ही वो साइकिल आपके लिए है, क्योंकि वो नई हो चुकी है। अब वो कैसी चलती है आपको नहीं पता, उसके गियर कैसे है आपको नहीं पता, और रोड के ऊपर उसका टर्न कैसे बैठेगा आपको नहीं पता। तो यही होता है पेन के साथ। 5 से 6 पेन लेके आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, और वही जो आपके पास जो पेन है लेके जाइएगा, उसी से आप लिखिएगा। ये हो जाती है, इससे प्रैक्टिस भी हो जाता है। और अगर आपको राइटिंग इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि आपको लैंग्वेजेस के अंदर भी राइटिंग इंप्रूवमेंट करना होगा, तो अगर आप मेरी मानेंगे तो आप एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए 3 मिनटों का। 3 मिनटों का स्टॉप वॉच लगा लीजिए और पेपर के ऊपर लिखना चालू करिए। आप देखेंगे कि पहले दिन आपने लिखा है 11 लाइन। निराश नहीं होइए, यही दिन में 5 बार रिपीट कीजिए। 3 × 5 होता है 15 मिनट तो आप आपके लिए निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से लिखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने आमूमन तौर पे ये सुना होगा कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी लिखते समय आपके पास आपको टाइम नहीं बन पाता है पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो आप देखेंगे कि दिन में अगर आप 5 बार प्रैक्टिस करते हैं, और ये बस 7 दिन रखिएगा, 7 दिन के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जहां पे आप 11 लाइन लिख रहे थे, यहां पे आप 15 से 16 लाइन लिख चुके होंगे, वही 3 मिनटों के अंदर प्रैक्टिस से। तो आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो गई है, आप बोर्ड में कैसे लिखना है आपको पता है। और एक मैं बुक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो है दावी दिवाली। दावी दिवाली अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे चीफ मॉडरेटर ने जो पेपर लिखा है, और जो टॉपर्स होते हैं 99.99% लाने वाले, उनके पेपर वहाँ पे हैं। तो आपको सारे ही मार्किंग समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पे आपके पास मार्किंग्स दी जाती है। और इसके बाद में और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है अगर आपने अच्छा परसेंटेज लाया है तो, बट ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, इतिहास बदलने वाले जो दुनिया में रहे हैं वो कभी टॉपर नहीं थे। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है और कतई ही नहीं है कि अगर आप टॉप नहीं मारते हैं, आपको 60 आता है, 50 आता है, तो आपको ही कम है। आपका टैलेंट कोई अलग हो सकता है। आपका टैलेंट यूट्यूब में भी हो सकता है, आपका जो टैलेंट है क्रिकेट में भी हो सकता है, आपका जो टैलेंट है रंगोली कंपटीशन में भी हो सकता है। बस इसको एक एग्जाम की तरह ना लीजिए, इसको एक एग्जाम की तरह लीजिए, इसको एक आपकी जिंदगी की तरह ना लीजिए कि ये आपका आखिरी मुकाम है। ऐसा कतई नहीं है, ये बस पहला मुकाम है। तो इसी के साथ
अरे थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, बहुत सारी बातें आपने हमारे बच्चों के सामने रखी जी सर। और मुझे 100% मतलब लगता है कि बच्चे जो है हमारे सभी ये जो आपने जो बातें कही है, जो कुछ सजेशन दिए, कुछ टिप्स टेक्निक्स दिए, उसे फॉलो करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और बाकी मैं सभी बच्चों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिद्धार्थ सर का ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर सर अभी आने वाले समय में 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और 11, 12 जेई नेट आने वाले जो सालों में जो कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन आप करोगे उस रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस उनके यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो सिद्धार्थ सर का यूट्यूब चैनल जो है उसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो प्लीज़ अभी ये हमारा डिस्कशन होने के बाद वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और सर का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। ओके, और उसी के साथ अब हम एक न्यूमेरिकल सेशन जो है सर का वो अभी देखेंगे। एक मैथमेटिक का जो क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स का, मतलब जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है साइंस का, वो सर अभी हमें एक्सप्लेन करके बताएंगे हमारे बोर्ड के ऊपर। ओके, यस, थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू। और बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो काफ़ी सारी चीज़ आपको कही गई है, अगर कुछ भी आप फॉलो कर लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हम भी बहुत ही अच्छी खुशखबर सुनना चाहते हैं कि इस चैनल से टॉप कौन मार रहा है। अगर टॉप नहीं भी मार रहा है तो भी हमारा प्यार आपके लिए वैसा ही बना रहेगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।